हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला नंजन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो अब हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ हीट बजट एंड एल्बिडो ऑफ अर्थ। तो बेसिकली इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो सन से रेडिएशन अर्थ में आता है उसके जो डिवीजन है वो किस किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि ये सन है। ठीक है, ये सन है। तो इससे मान लीजिए कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसको हम 100 यूनिट्स बोल लेते हैं, इतनी आ रही है। तो अब ये 100 यूनिट जो एनर्जी आ रही है उसको कितने कितने भाग में एब्जॉर्ब किया जाता है या कितने कितने भाग में वो डिवाइड होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जब एनर्जी आएगी तो यहाँ पे एक लेयर होती है, ओजोन लेयर। ये होती है ओजोन, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 14 यूनिट ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है, 14 यूनिट एब्जॉर्ब। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है वो 14 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेता है, जो 100 यूनिट आ रही है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो होता है ट्रोपोस्फियर में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये क्लाउड्स हैं। सो ये कितना, तो ये क्लाउड कितने लगभग कर देते हैं, 27 यूनिट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अर्थ तक नहीं पहुंचने देते। सिमिलरली क्या होता है, यहीं पे बहुत सारे डस्ट होते हैं। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल हैं, ये डस्ट हैं। तो ये डस्ट क्या करते हैं, 6 यूनिट जो आ रही एनर्जी उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं ये भी। ठीक है, 6 यूनिट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब ये है हमारा अर्थ सरफेस। सो यहाँ पे माउंटेन जो होते हैं, माउंटेन उनके ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस की, स्नो की ग्लेशियर। तो जो ग्लेशियर है ये भी 2 यूनिट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस ऑफ अर्थ में है, फाइनल सरफेस ऑफ अर्थ, वहाँ पे कितनी यूनिट पहुँचती इस सबको मिला के, अगर आप देखें तो सिर्फ 51 यूनिट जो है वो अर्थ सरफेस में पहुँचती है, 51 यूनिट। ठीक है, देखिए 100 यूनिट आई थी स्टार्टिंग में, 100 यूनिट आती है, उसमें से 14 यूनिट अब ये एब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, 14 यूनिट एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, ओजोन। 27 यूनिट रिफ्लेक्ट कौन कर देती है, वापस क्लाउड, वापस भेज देती है क्लाउड। 6 यूनिट रिफ्लेक्ट कौन कर देता है, डस्ट। 2 यूनिट रिफ्लेक्ट कौन कर देता है, आपका ग्लेशियर्स जो होते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 100, 14, 27, 6 एंड 2, इनको अगर आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 1, तो ये 49 टोटल हो गया। तो 100 में 41 अगर आप माइनस करेंगे तो 51 यूनिट ये होगा। ठीक है, तो जो सरफेस ऑफ अर्थ में आती है वो 51 यूनिट आती है, सरफेस ऑफ अर्थ में जो आती है वो 51 यूनिट आती है। अब देख लीजिए ये जो 51 यूनिट है इसमें क्या होता है, तो जब ये 51 जो यूनिट है उसमें क्या होता है, देखिए जो 51 यूनिट अर्थ सरफेस पे गई उसमें 34 यूनिट गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब। और इसमें से जो 17 यूनिट है ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो ये जो 17 यूनिट जो सरफेस रिफ्लेक्ट करते हैं ना, इसकी ही को हम बोलते हैं एल्बिडो ऑफ अर्थ, एल्बिडो ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक बार हम इससे पहले ये लिख लेते हैं कि अर्थ को वार्म कौन रखता है, अर्थ को वार्म। सो देखिए जो 34 यूनिट जो गैस एब्जॉर्ब की थी, जो एटमॉस्फेरिक गैस एब्जॉर्ब करी है वो, साथ ही जो 14 यूनिट ओजोन ने एब्जॉर्ब किया था, ओजोन लेयर ने, ओजोन लेयर ने।
तो 100 यूनिट अगर सन की से एनर्जी आती है तो उसमें से अर्थ को वार्म या अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कितनी यूनिट यूज़ होती है? 48 यूनिट। 100 में से 48 यूनिट यूज़ होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद एक टॉपिक क्या बताया था हमने? एल्बिडो ऑफ अर्थ। एल्बिडो ऑफ अर्थ। एल्बिडो ऑफ अर्थ। देखिए एल्बिडो ऑफ अर्थ का डेफिनेशन क्या होता है, पहले मैं वो लिख देता हूं। सोलर रेडिएशन which strike the earth surface and reflected back to atmosphere या space। सो वो कितना है? 17 यूनिट है। हमने देखा कि सरफेस से 17 यूनिट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर में होता क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कंपोजिशन। सो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है N2 जो कि लगभग 78% होता है। ऑक्सीजन होता है जो कि लगभग 20.9% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 होता है, वो 0.03% होता है। आर्गॉन होती है वो लगभग 0.93% होती है। सो यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? N2, फिर O2, फिर आर्गन। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऐसा होता है। और आर्गन क्योंकि नोबल गैस है या इनर्ट गैस है, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी इनर्ट गैस होती है? आर्गन। ये आपको याद रखना है, अगर इनर्ट गैस पूछे तो आर्गन है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अब क्या होता है, देयर आर टोटल कितनी लेयर्स होती है? 5 लेयर्स। सो देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर। कैसे? अब वो देख लेते हैं एक बार हम। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। ठीक है, तो जो पहली लेयर होती है वो ये है। ठीक है, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर और ये 5वीं लेयर। ठीक है, ये 5 लेयर होती हैं। तो जो पहली लेयर होती है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, पहली लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। जो थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोस्फियर। मीजोस्फियर। पहले आप इसका नाम सुन लीजिए अच्छे से। फिर जो फोर्थ लेयर होती है उसको बोलते हैं आयनोस्फियर। और जो फर्स्ट लास्ट होती है वो एक्सोस्फियर, बाहर सबसे एक्सोस्फियर। ठीक है, ये टोटल लेयर होती है, 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। एक एक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पहले आप उसका नाम जान लीजिए। सबसे पहली लेयर जो अर्थ सरफेस से सबसे पास कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। अर्थ से सबसे पास ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर,
उसके ऊपर होती है मीजोस्फीयर, उसके ऊपर होती है आयनोस्फीयर, सबसे लास्ट होती है एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम जो कुछ गैसेस इंपॉर्टेंट लिखे हैं उसके हम कुछ यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन लिखी थी, तो यहाँ पे पहले यूज ऑफ नाइट्रोजन लिख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज क्या कहाँ कहाँ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ ही हम ये यहाँ लिख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन को हम फूड प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में, जहाँ पे चिप्स वगैरह के पैकेट जहाँ होते हैं, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन यूज करते हैं हम, ठीक है। टायर फिलिंग में, ये तो बहुत आजकल कॉमन हो गया है, टायर फिलिंग में नाइट्रोजन का यूज। फिर एक इंपॉर्टेंट होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्यों 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 होता है? एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के कारण, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन का यूज हो गया। अब CO2 का कुछ यूज देख लेते हैं, CO2 के भी कुछ यूज हैं, उसको देख लेते हैं। यूज ऑफ CO2, क्लियर। तो CO2 का यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, एक्सटिंग्विशर। ये ग्रीन हाउस गैस भी है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी के कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फोटोसिंथेसिस, तो देखो CO2 सबसे ज्यादा क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो फिनोमिनन है वो भी CO2 के कारण होता होगा, क्योंकि CO2 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। तो इसके लिए 1997 में एक बहुत फेमस प्रोटोकॉल है जिसको आप बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसका काम था रिड्यूस करना CO2 को, CO2 एमिशन को। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग को हम बचा सकते हैं। क्या होगा इससे? प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, इससे हम ग्लोबल वार्मिंग को बचाते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए आया था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए आया था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। अब ओजोन के बारे में देख लेते हैं कुछ खासियत ओजोन की। ओजोन को हम O3 बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये कहाँ मिलती है? ओजोन फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर, जो मैंने सेकंड नंबर की बताई थी ना, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन पाई जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो थिकनेस है ओजोन की, थिकनेस ऑफ ओजोन, जो ओजोन की थिकनेस है लगभग, ये किस में मेजर करते हैं? इसको मेजर इन डॉप्सन यूनिट। थिकनेस जो होती है इसकी हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ओजोन की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, तो उसको हम mm वगैरह में नहीं यूज करते, उसको हम डॉप्सन में करते हैं। अब ओजोन है तो ओजोन लेयर, ओजोन का डिप्लीशन भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ था 1985 पे, ठीक है। 1985 में क्या हुआ था? फर्स्ट होल फाउंड, ओजोन में पहला होल फाउंड हुआ था इन अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में पहला ओजोन का होल पाया गया था, ठीक है। पहला ओजोन होल पाया गया था, ठीक है।
तो ओजोन में जो भी होल होते हैं वो जनरली क्लोरोफ्लोरो से होता है, क्लोरीन ब्रोमीन से होते हैं, जनरली क्लोरीन वगैरह से होते हैं, ठीक है, CFC HFC इन सब से होता है, क्लोरीन फ्लोरीन इन सब से होता है, ठीक है। तो जब पहला होल पाया गया था 1985 पे, तो 1987 पे एक बहुत फेमस चीज हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक शहर है कहाँ पे, कनाडा में, जैसे कि क्योटो जो है वो जापान में है, ठीक है। ये किसके लिए हुआ था, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कैसे, CFC एंड HFC को बैन करके, इसको बैन कर दिया गया था, कि बैन करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। तो इसके साथ एक चीज आपको और याद रखनी है, छोटी सी चीज है, कि 16 सितंबर को हर साल हम ओजोन डिप्लीशन डे मनाते हैं, ओजोन डिप्लीशन डे, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सी लेयर पढ़ी थी, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो देखिए ये जो लेयर होती है, देखिए इक्वेटर में ये लेयर जो होती है, इक्वेटर में लेयर की हाइट ज्यादा होती है क्योंकि ग्रेविटी कम होती है, पोल्स में ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो उसके कारण जो एटमॉस्फेयर वो पास होता है सरफेस के, वेयर एज इक्वेटर में ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी जो होती है इक्वेटर पे कम होती है, इसके कारण से जो एटमॉस्फेयर का हाइट होती है वो ज्यादा होती है सरफेस से, और पोल्स में पास होती है क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए आपको एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स मिलेगी ना वो अलग हाइट पे मिलेगी इक्वेटर और पोल के बीच, ठीक है। तो 0 डिग्री है ये इक्वेटर है, और 90 डिग्री है तो ये पोल है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा मिलेगी, इस कोई भी हो, और पोल पे कम हाइट मिलेगी, तो ये इस तरह से ऐसा, ये अब अलग मत समझना, ये इक्वेटर के लिए है, इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा है क्योंकि ग्रेविटी, क्योंकि G इज लेस, ये पोल है, यहाँ पे G इज मोर, ग्रेविटी जो होती है पोल पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 18 किलोमीटर के आसपास होती है, और यहाँ पे लगभग 8 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। अब एक एक छोटी सी यहाँ और चीज़ है, ये 6 किलोमीटर और ये 16 किलोमीटर, तो ये जो गैप है यहाँ पे जो है ना, ये एरिया, ये एक स्पेशल नाम दिया गया, यहाँ पे हाई स्पीड वेलोसिटीज, हाई वेलोसिटी से एयर स्ट्रीम फ्लो होती है, तो इसको कहा गया है, इस जगह पे जो एयर फ्लो होती है ना, तो इसको जेट स्ट्रीम कहा गया है, स्ट्रीम, ये क्या होती है, हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम है, हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम। तो आपसे पूछ सकता है हाई वेलोसिटी एयर जो कि जेट स्ट्रीम है वो कौन से लेयर में पाई जाती है, तो वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, जेट स्ट्रीम ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में क्लाउड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स मींस सीजनल फिनोमिनन, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में सीजनल फिनोमिनन भी पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में सीजनल फिनोमिना भी पाया जाता है, क्लाउड्स भी पाए जाते हैं, क्यों, अभी हम देखते हैं वो। देखिए ट्रोपोस्फियर पे जब हाइट बढ़ती है, मतलब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, हाइट बढ़ती है, तो ट्रोपोस्फियर पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो अगर हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, क्लियर हुआ। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता है,
तो अगर हाइट बढ़ने से, सरफेस से हाइट बढ़ने से अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अगर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, वो हम देखेंगे। तो यही रीजन है, हाइट बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो जो वाटर पार्टिकल्स थे वेपर के फॉर्म पे वो साथ में आके क्लाउड बन गए, ठीक है। तो दस इसी रीजन से दस क्लाउड फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फेयर, इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इसी कारण से ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड बनते हैं। या मैं बोलूं सीजनल फिनोमिना, जो सीजनल चेंज होता है ना वो ट्रोपोस्फेयर के कारण होता है, सीजनल फिनोमिना, ठीक है। जेट स्ट्रीम यहाँ फ्लो होती है और यहाँ पे सीजनल फिनोमिनन होता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट होता है, हाइट बढ़ने से टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो जो वाटर वेपर होंगे वो कंडेंस होके क्लाउड बना लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड जो है वो है, अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। यहाँ पे क्या मस्त चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये जो है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए आप, ठीक है, इसको, तो ये 18 किलोमीटर तक तो, और यहाँ पे जो 8 किलोमीटर तक है, तो ये तो ट्रोपोस्फियर हो गया, ये वाला पोर्शन, ये तो पोर्शन ट्रोपोस्फियर हो गया। इसके ऊपर कौन होगा, इसके ऊपर आपका होगा स्ट्रेटोस्फियर, तो 50 किलोमीटर, और यहाँ पे ये है लगभग, ठीक है, ये 15 किलोमीटर है और लगभग ये यहाँ पे होता है 25 किलोमीटर के आसपास। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या समझना है आप वो देखिए पहले। तो देखिए ये जो एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फियर। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी एक बहुत अच्छी खासियत होती है, लोअर स्ट्रेटोस्फियर की खासियत क्या होती है, यहां पे मैं लिखता हूं। तो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बहुत बड़ी बात है ये। क्यों बड़ी बात है मैं वो भी आपको बताऊंगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नो विंड फ्लो, क्योंकि विंड में क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण ही तो होता है। टेम्परेचर चेंज होने के कारण डेंसिटी चेंज होती है, उसके कारण से फ्लो चेंज शुरू हो जाता है, नेचुरल कन्वेक्शन। तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे नो विंड्स, कोई विंड्स नहीं होती है यहाँ पे, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में विंड नहीं चलती। तो अगर आप मुझे बताइए अगर विंड नहीं चल रही है तो वो एरोप्लेन उड़ाने के लिए बेस्ट जगह है? बिल्कुल है, क्योंकि ड्रैग कम होगा एरोप्लेन पे, फ्यूल कम लगेगा। इसीलिए एरोप्लेन जो उड़ता है वो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है और मोर जो ब्रॉडर हम बोलते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। पर उसमें भी अगर आपसे डीप क्वेश्चन पूछ दे तो वो आप बोलेंगे लोअर स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दैट्स वाई, इसी कारण से एरोप्लेन फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोअर स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट जब ओजोन आता है, एट ओजोन, यहां पे अगर ओजोन की मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए ओजोन में जो हमने जब ओजोन पढ़ा था तो वहां पे ओजोन में एनर्जी स्टोर हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, सोलर एनर्जी, जहां से हमें एल्बिडो निकाले थे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ओजोन में 14 यूनिट एनर्जी हीट एब्जॉर्ब हुई थी। तो इसी एब्जॉर्ब होने के कारण स्ट्रेटोस्फियर के ओजोन में, स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन पाया जाता है वहां पे हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ओजोन की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट। मैंने आपको बताया था ना, अगर हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो नॉर्मल है, और अगर हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नेगेटिव लैप्स रेट है।
तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब थर्ड है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, ठीक है। मीजोस्फीयर में एक बहुत खासियत है कि जो एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर अकर हियर। मीजोस्फीयर में सबसे कम टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। अब अगला जो है फोर्थ है वो आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर, अब आयनोस्फीयर की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, इन सब के आयंस होते हैं। आयनोस्फीयर नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इनके आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो ये आयन होने के कारण यहाँ पे भी हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, आयंस होने के कारण, ठीक है। तो एज आयंस प्रेजेंट, तो यहां पे भी कौन सा रेट है, नेगेटिव लैप्स रेट। अब ये जो आयंस हैं इसके कारण दो चीज होती है, ये आयंस के कारण दो चीजें होती है। जो आयंस प्रेजेंट है ना, इसके कारण दो चीज होती है, वो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, जो शूटिंग स्टार था ना, मिटियोर्स, वो इसी के कारण होता है। शूटिंग जो स्टार है ना, शूटिंग स्टार फिनोमिनन, यही होता है वो। मैंने आपको मिटियोर्स पढ़ाया है पुराने वीडियो में, वो यही होता है। एक ये रीजन होता है आयंस के कारण। दूसरा, रेडियो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है ना, रेडियो सिग्नल वो यहीं से रिफ्लेक्ट होता है। रेडियो सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट फ्रॉम आयनोस्फीयर। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि ये एक बहुत सारे आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के आयंस हैं, ठीक है। तो ये आयनोस्फीयर में जो ये हमने सिग्नल भेजा इधर से, हम क्या चाहते हैं कि इस जगह से इस जगह रेडियो सिग्नल पहुंच जाए, रेडियो सिग्नल। तो अगर हम हवा में फेंके उसको स्पेस की तरफ, तो अगर आयोनोस्फीयर नहीं होता तो वो जो सिग्नल है वो स्पेस में खो जाता। तो कोई ना कोई उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो एक जगह से वो दूसरी जगह टकरा के पहुंचेगा ना। तो वो आयनोस्फीयर से टकरा के पहुंचता है, ठीक है। तो ये कहाँ से पहुंचता है? ये आयनोस्फीयर से। आयनोस्फीयर बहुत सारे आयंस होने के कारण, तो शूटिंग स्टार फिनोमिनन आयनोस्फीयर में मिलेगा और रेडियो सिग्नल। अब जो लास्ट लेयर है हमारी वो है एक्सोस्फीयर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर की खासियत क्या है कि यहां पे मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड। मोस्टली यहाँ पे इतने हाइट पहुंचते पहुंचते ये हाइड्रोजन और हीलियम बस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होती है वो आर सेट इन दिस लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो कहाँ मिलेगी आपको? वो मिलेगी एक्सोस्फीयर में। कंफ्यूज मत होना, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी या एफएम फ्रीक्वेंसी जो है एफएम रेडियो की, वो कहाँ मिलेगी, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी आयनोस्फीयर से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सोस्फीयर से, ठीक है। तो ये था आपका एल्बिडो ऑफ अर्थ, एनर्जी बैलेंस, हीट बैलेंस एंड डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और उसमें हमने दो प्रोटोकॉल भी पढ़ लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट इज फॉर ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर
ओजोन डिप्लीशन, क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, दोनों को पढ़ लिया, हाइड्रोजन की यूज़ भी पढ़ लिया, CO2 के रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ ली, एटमॉस्फेयर भी पढ़ लिया, और एल्बिडो और हीट बजट भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग जो विंड होती है इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं अर्थ में, और इससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं जो अर्थ की बची हुई है हम वो पढ़ने वाले हैं। लोकल विंड, परमानेंट विंड, हम ये सब कवर करेंगे अच्छे से उसको। तो इसके बाद जो अर्थ का टॉपिक है वो आई थिंक 1 या 2 वीडियो में हो जाएगा, वो ज़्यादा नहीं बचा है। साइक्लोन एक्लोन छोटे छोटे टॉपिक है, लोकल विंड और जो साइकिल्स चलती हैं उसके बारे में हम, खैर वो तो देखिए इसके बाद जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। उसमें आपको याद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो लॉजिक से ही आपको पकड़ा जाएगा। साइंस है इसके बाद जो टॉपिक है वो साइंस की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा, तो वो ईजी है समझने के लिए, बहुत ईजी है, बेसिक्स है, तो वो आप आराम से समझ लेंगे और आराम से आपको याद रहेगा वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।